हेलो। 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 यस, वी आर लाइव नाउ। कैसे हैं प्यारे बच्चे? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चे, आई एम ऑडिएबल? क्या आपको सुनाई दे रहा है? एक बार बता दे। आपको सुनाई दे रहा है सभी लोगों को? सभी चीज़ क्लियर दिख पा रहे हैं कि नहीं, ये ज़रा हमें बता दीजिए। जो बोर्ड पर जो लिखा गया है वो सब चीज़ क्लियर है? आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? एक बार मुझे बता दीजिए। फिर आज की जो काम है वो आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, जल्दी से बता दीजिए मुझे कि आप लोग सुन पा रहे हैं। गुड इवनिंग। चलिए प्यारे बच्चे, देखिए, सबसे पहले मैं तो ये बता दूं आपको कि आपके एग्ज़ाम के जो टाइम है वो बेहद कम है, और बेहद कम में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये सीरीज़ जो दे रहे हैं वो 5 सीरीज होगा। सब चीज़ का 5 सीरीज होगा। जैसे इसका 500 MCQ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो 500 MCQ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ होगा जो आपके सामने प्रेजेंट होगा, और ये 500 MCQ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं कि कुछ गलतियां करते हैं, वो गलतियां आपको नहीं करने हैं। बारीकी से समझना है। कोई भी प्रश्न छोटा हो या बड़ा हो उसे आपको एक बार नज़र दौड़ाना है, ताकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक भी जो है छूट नहीं पाए। एक भी क्वेश्चन जो है छूट नहीं पाए। एक एक करके उस स्टेप को समझना है कि कैसे ये क्वेश्चंस बना। अगर इसके आधार पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि आप सभी लोग चाहते हैं कि आप जो है मैथ्स में 100 में 100 लाएं, तो ये मौका आपको नहीं गंवानी चाहिए। ठीक है, 100 में 100 लाने के लिए ये मौका, हाँ, नहीं गंवानी चाहिए। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो चलिए आज का शुभारंभ करेंगे। आज का शुभारंभ करेंगे उससे पहले जो है आप सभी लोग जो है एक बार जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमें 100 में 100 मैथ्स में लाने हैं। उसके लिए हमें रणनीति बनाने हैं, और कुछ छोटा सा टिप्स भी आपको बताने वाला हूं, वो आप ध्यान में रखेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि सब डिस्टिनी होता है, और वो पहले से डिसाइड होता है कि आप क्या करने वाले और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ जो है हम अपनी मन की प्रेरणा से हम उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। जैसे सबसे पहले कि आपके पास एक पेज होना चाहिए, और उस पेज पर प्यारे बच्चे आप जो है वहाँ जरूर लिख दीजिएगा। वहाँ पर जरूर लिखिएगा इस बात को। क्या लिखेंगे? 2-3 बातें लिख देंगे वहाँ पर। क्या लिखेंगे? मुझे मुझे टॉपर बनना है। ठीक है, उस पेज पर लिखेंगे मुझे टॉपर बनना है। ठीक है, क्यों लिखेंगे? ये एक वाइब्स है जो आपको आपके अंदर से पॉजिटिवनेस दिखाएगा, और आपको ये दर्शाएगा कि हम अपने लिए वर्क कर रहे हैं, हम उस माता पिता के लिए वर्क कर रहे हैं जिनको हमें दिखाना है कि हमारी रिजल्ट, हमारी काबिलियत जो है वो क्या है। इसमें पहला बात लिखेंगे कि मुझे प्रतिदिन प्रतिदिन सभी सब्जेक्ट पर 1 आवर देने हैं। 1 आवर देने हैं, मतलब 1-1 घंटे जो है देने हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। दूसरा, मुझे निगेटिव नहीं सोचना है। मुझे निगेटिव नहीं सोचना है।
नहीं सोचना है। ठीक है, निगेटिव नहीं सोचना है। ये बात हम क्या बोले कि निगेटिव इसलिए नहीं सोचना है कि आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि नहीं हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हम क्या करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये दो बातें, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें अपने माता पिता के सपने को पूरा करना है। प्यारे बच्चे, ये तीन बातें आप कॉपी पर लिख लीजिएगा और अपने सामने रख लीजिएगा। क्यों बोले हैं अपने सामने रख लीजिएगा? ठीक है, क्योंकि हर दिन एक बार, जब भी सुबह अर्ली मॉर्निंग जब भी उठिएगा, जब भी पढ़ने बैठिएगा, एक बार इस चीज़ को देखना जरूरी है। एक बार इसे ज़रूर आप देखिएगा ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस आए और आप इस चीज़ को आसानी से लड़ने की जो शक्ति है, जो प्रेरणा है, वो आपको मिल पाए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आइए, आज से हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर मॉक टेस्ट 1 है। ये आपको मॉक टेस्ट 1 है, ये आप लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप इसे लिख पाएँ। आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ये मॉक टेस्ट 1 जो है वो मैथ्स का लगा हुआ है। आपको पीडीएफ जो है ग्रुप में भेज दिया गया है। ये पीडीएफ जो है ग्रुप में भेज दिया गया है। इसका पीडीएफ जो है ग्रुप में पहले भेज दिया गया है। जो भी पेड ग्रुप है, उस पेड ग्रुप में जो है इसको भेज दिया गया है, और ये नंबर है, इसी नंबर पर इस पीडीएफ को भेजा गया है ग्रुप में। ठीक है, जहाँ से आपको समय दिया गया था बनाने के लिए, आपने बना लिया होगा। आज जो है इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसे हम मैच कर रहे हैं, आपको बनवा रहे हैं। हाँ, चलिए, तो चलिए, सभी लोग किसी से कम नहीं है। ठीक है, सबके अंदर जो जुनून है अभी से हम लोग लड़के कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चे, तो मैथ्स के क्वेश्चंस को सबसे पहले, ये सेट 1 है और सेट 1 में कुछ चीज जो है हम अभी बता देते हैं कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन एमसीक्यू का है, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। कितने क्वेश्चन बनाने हैं? 50 क्वेश्चन बनाने हैं, ताकि 50 क्वेश्चन पर ही रिजल्ट होगा। तो आपको कौन कौन से सेक्शन पर आपको काम करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन को अचीव करेंगे और बना पाएंगे। लेकिन हम पूरे क्वेश्चंस को ले करके चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, आपको पूरा कराएंगे ताकि आप इसे अच्छे से कवर कर पाए। तो आप सभी लोग बताइए, एक बार सभी लोग बताइए, आप सभी लोग रेडी हैं? हाँ, आप सभी लोग बताइए जल्दी से कि आप सभी लोग रेडी हैं? ओके ओके, चलिए, तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जो भी बच्चे हैं। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि प्यारे बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा सा समय आपको मिल रहा है, थोड़ा सा समय आपको मिलेगा, और फिर क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और हमें 50 क्वेश्चन बनाने हैं। 50 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एक फॉर्मूला कहिए या एक सिस्टम ये कहिए कि इसी को लेमा मेथड कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, और यह होता है ए बराबर बी क्यू। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक क्वेश्चन को बारीकी से समझा रहे हैं। बारीकी से इसलिए समझा रहे हैं कि यही क्वेश्चन, मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आया, इसके जैसा क्वेश्चन आया तो आपसे बन जाने चाहिए, छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां b बराबर 4 और q बराबर 5, r बराबर 1। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आंसर, इसका आंसर दे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, और यहाँ पर a का मान जो है, a का मान हमको पता नहीं है, तो a का मान निकालना है। b के जगह जो है 4 है, और q के जगह जो है 5 है, और r के जगह 1 है। तो 5
5 चौके 20 हो गया, 20 प्लस 1 हो गया, और ये आपका 21 आ गया। तो ये साधारण सा काम करेंगे और फिर यह आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे और इससे क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, चूंकि यह HCF LCM ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो काम करता है यह HCF पर करता है। किस पर करता है? HCF पर करता है। और HCF में अगर हम बात करते हैं तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो अभाज्य संख्याओं के बीच का मसा क्या होगा। दो अभाज्य संख्याओं के बीच का मसा क्या होगा, हम जरा कमेंट बॉक्स में देखना चाहेंगे कि आप लोग बता पा रहे हैं कि नहीं, कि दो अभाज्य संख्याओं के बीच के मसा क्या होगा, जल्दी से हमें बता दीजिएगा। ठीक है, हाँ जल्दी से बताइएगा कि दो अभाज्य संख्याओं के बीच का मसा क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है समझ में आ गया। दो अभाज्य संख्या की बात की है तो अभाज्य संख्या जो है वो छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो 2 होता है 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके हम लोग चलते हैं। इसमें से जब भी पूछा जाएगा कि दो अभाज्य संख्याओं के बीच के मसा क्या होगा तो आप सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, हम आंसर देख लेते हैं क्या दिए। हाँ बिल्कुल बी जो है, बिल्कुल बी ऑप्शन जो है, बी फॉर बिहार जो है बिल्कुल सही आंसर है। और हमने बोला यहाँ पर, हमने जो बात बोला है यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मौसा जो है आपको याद रखना है, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा जो है ये आपको कॉपी में जरूर लिख लेना है। ठीक है, जहाँ पर भी आप इस सेट को लगा रहे हैं तो सेट को लगा रहे हैं तो उसके नीचे जो है कि आप लिख लेंगे वहाँ पर कि दो अभाज्य संख्याओं के बीच का मौसा जो है, दो अभाज्य संख्याओं के बीच का मौसा जो है, अभाज्य संख्याओं के बीच का मौसा, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा यहाँ लिखते हैं। मौसा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। ठीक, आइए इसी प्रकार से अब दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे, ये आपका नोट कर लेना है। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे HCF बराबर क्या होगा, तो HCF बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटा जो है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटा जो है LCM हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये भी फार्मूला लिख लेंगे, चूंकि ये फार्मूला जो है फर्स्ट चैप्टर का है तो ये भी पूछा जा सकता है, या इसी के जगह जो है LCM बराबर पूछ लिया जाए। ठीक है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटा जो है HCF हो जाएगा। तो ये क्यों हम लिखवा रहे हैं, ताकि आप जब आज लिखेंगे, देखिए बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, जब आप कॉपी में लिखेंगे तो ही आपकी ये गुणवत्ता जो है हम इम्प्रूव कर पाएंगे, और ठीक 5वां सेट होते होते आप जो है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप आ जाएंगे। आइए, तो ये आप लिख लिए होंगे, पहली संख्या HCF LCM। ठीक है, ये आप लिख लिए होंगे। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आगे आएगा तो हम लोग क्वेश्चन से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बहुपद इतना जो है और इतना का घात क्या होगा। तो सबसे पहला बात कि घात दिया गया है और ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई दिया गया है। तो इधर में देख लीजिए सबसे हाईएस्ट कौन है, तो x के पावर 3, और इधर में सबसे हाईएस्ट देख लीजिए कौन है, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर और x क्यूब को जब गुना करेंगे इस पहला से पहला में, तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, ये सीखना है आपको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने के लिए इसमें का पहला और इसमें का पहला दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब कैसे जुट जाता है ये समझिए। तो x के पावर m है और इंटू एक्स के पावर n है, तो ये फार्मूला होता है x के पावर m प्लस n, इसीलिए ये पावर जो है कि जुट जाएगा। तो 3 + 2 मतलब x के पावर 5। तो पूछा जाएगा कि सबसे अधिकतम घात कौन है, घात पूछा गया है, तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है वही घात लिखा जाता है, तो इसका घात 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल C4 चकिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। आइए, तो ये घात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आप बताएंगे। इसी जगह आपको ये बताना है, अगर हमने लिखा यहां पर कि यहां पर हमने लिखा कि 2 के पावर 0 प्लस x के पावर 0, इसका वैल्यू कितना होगा, ये जरा हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 2 के पावर 0
के पावर 0 प्लस x के पावर 0 है, इसका मान कितना आएगा। आप याद रखेंगे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा तो दिक्कत नहीं होने चाहिए। याद रखिएगा, स्टार दे करके लिख लीजिएगा, कॉपी में जरूर लिखना है ये बात। x के पावर 0 होगा तो इसका वैल्यू जो है 1 हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ 2 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो गया, और प्लस x के पावर 0 वैल्यू हो गया 1, और ये आपको कितना आ गया 2 आंसर आता है, ठीक है। तो किसी भी पावर में अगर 0 लिखा हुआ दिखाई दे तो वहां पर उसका आंसर जो है, उसका मान जो है 1 मानना है आपको, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर जो है आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए 3 नंबर क्वेश्चन है, और 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग बखूबी बता पाएंगे जो आपको पढ़ाया गया है। 2 रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो। आपको 3 कंडीशन बताया गया था, 3 कंडीशन बताया गया था। एक जो है प्रतिच्छेदी होता है, एक जो है समांतर होता है, और एक जो है समपाती होता है। तीनों का कंडीशन से भी बताया गया था, और उसी के आधार पर यहाँ पर पूछा जा रहा है तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो आपको याद होगा, हम तीनों एक बार फिर से जिक्र कर रहे हैं कि a होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, याद आ गया होगा। ये कैसा होता है, तो ये प्रतिच्छेदी होता है, और इसके हल के बारे में आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इसका हल कितना होगा। दूसरा बात करते हैं कि यहाँ पर a1/a2 हो जाएगा बराबर b1/b2 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, इसका क्या होता है, तो ये समांतर हो जाता है। और तीसरा कंडीशंस एकदम कॉपी में, आप ये मत कहिएगा कि ये हमारे दिमाग में है, ये हम पहले से पढ़े, नहीं, आप कॉपी में लिखिएगा। जो जितना कलम घिसेगा वो उतना चमकेगा, जितना कलम घिसेगा ना वो उतना ही चमकेगा, यह बात याद रखिएगा। तो a1/a2, ठीक है, बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये आपका समपाती होता है, ये बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कितने हल होते हैं, तो इसके केवल एक हल होते हैं। क्या होते हैं, केवल एक हल होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। और इसके क्या होते हैं, कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होते हैं। और इसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो फिर से हम इस कंसेप्ट को क्लियर करा दिए। क्या आपको समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, हाँ समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 कंडीशंस जो है आपको हमने बताया, और 3 कंडीशंस आपके सामने हैं। तीनों कंडीशंस फिर से बता दिया ताकि आपके दिमाग में आ जाए, और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अब आप आसानी से बता पाइएगा। तो 2 रैखिक समीकरण में लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। सभी लोग आंसर कर दिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, B4 बिहार, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, आइए, जो नहीं लिखे होंगे वो कॉपी में जरूर लिखिएगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस बना रहे उसी जगह नंबरिंग दे करके जरूर लिखिएगा। अगर लिखा हुआ रहेगा तो ही आप अपने आप को कंफर्म कर पाइएगा कि आगे जो है क्वेश्चंस जो है नहीं दिक्कत होगा। आइए अब यहां से क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। अब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अब बार बार रिपीट होता है तो कैसे हम ट्रिक से जानेंगे, क्या सर हमको पूरा हल करना होगा द्विघात समीकरण के लिए? तो नहीं, पूरा क्वेश्चन को हल नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन हल भी नहीं करेंगे और आंसर भी पूरा पूरा दे पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ 4x³ है, प्यारे बच्चे, अगर 4x³ है तो द्विघात समीकरण कहाँ से होगा? द्विघात समीकरण के लिए x का पावर 2 ही होना चाहिए। मतलब अगर आपका पावर 1 होगा तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। पावर 2 होगा तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। और पावर 3 जो होगा वो आपका त्रिघात हो जाएगा, ठीक है, त्रिघात हो जाएगा। और यही सेम बहुपद के लिए होता है। बहुपद में होगा तो इक्वल टू 0 नहीं होगा, और बहुपद में नहीं
सॉरी बहुपद में होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 हम लिख दिए इक्वल टू 0 हो गया तो ये समीकरण कहलाएगा, और डायरेक्ट लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो ये बहुपद हो गया। ठीक है, तो एक चीज यह भी सीख लिए कि बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या है, कैसे पकड़ेंगे। तो पकड़ना आसान है कि इक्वल टू 0 हो जाएगा तो समीकरण हो जाएगा, और इक्वल टू नहीं रहेगा 0 तो वो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, अब आइए अब यहां पर बात करते हैं कि ये तो कट गया। अब यहां देखिए यहां पर जो है ये 3 के पावर 2 है तो x का ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 3 दूना 6x हो जाएगा प्लस 3 3 9 हो जाएगा, इधर में 4x हो जाएगा प्लस 4 चौका 16। तो यही तो आपको दिख रहा है, यही द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बट्टा में चला जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला कटिए जाएगा तो ये नहीं होगा। कौन आंसर आ जाएगा, तो B4 बिहार। आप लोग क्या आंसर दिए, बहुत अच्छा। देखिए सी जो दे रहे हैं ना आंसर, सी आंसर नहीं करना था, सी आंसर नहीं करना था, क्योंकि यहाँ 4x स्क्वायर है और 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4x स्क्वायर आएगा, और ये से ये कट जाएगा। जब कट जाएगा तो x हो जाएगा ना, और x हो जाएगा तो रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर गलत नहीं होने चाहिए, और ये चीज आपको समझ आ गई कि ये बी नंबर ऑप्शन से यहाँ कैसे सही किए, क्योंकि यहाँ पर पावर में 1 था, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में ही जाएंगे, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, B4 बिहार होगा। ठीक है, आइए तो ये इस बात को क्लियर करते हुए एक चीज और समझाते हैं कि कब जो है द्विघात जो है बहुपद होगा। ठीक है, बहुपद कब होगा, बहुपद के होने की कंडीशंस क्या है। ठीक है, कब बहुपद कहेंगे। ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए कि बहुपद नहीं होने का शर्त क्या है। बहुपद नहीं होने का शर्त जो है एक बार आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। क्या क्या, तो पहला जो है पावर जो है घात जो है निगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, हाँ, घात जो है निगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है x अगर बट्टा में चल जाएगा तो भाई साहब वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुपद नहीं होगा। तीसरा बात याद रखना है कि अगर रूट में चला जाए, रूट में अगर रूट का मान नहीं निकलता है तो वो भी आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर रूट में आ जाएगा, मान नहीं निकल रहा है तो ये भी आपका क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या 5 जो है 5 बहुपद है कि नहीं है। 5 जो है बहुपद है कि नहीं है, ये आप बताइए जरा, तब हम आगे की क्वेश्चन पर चलते हैं। जो लोग नहीं लिखे होंगे, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो जितना कलम घिसेगा वो उतना चमकेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर हमसे पूछा जाए तो इसका आंसर जो है आपको भी बताए थे कि ये जैसे ही क्वेश्चंस बताए थे कि ये क्वेश्चंस आए और ऑप्शन में देखिएगा एक आंसर, और वो क्या होगा आंसर, वही आना चाहिए था। ठीक है, आपको बताए थे, आप आंसर कर सकते हैं, यहां पर आंसर दीजिए तो क्या होगा। ठीक है, हाँ, गुड। अब आइए यहां पर क्वेश्चन कहा गया कि p+1 है, 3p+1 है, 6p-1 है। अगर इस तरीके का x में भी देता है और x में नहीं हो तो p पर देता है, अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान देंगे। इसको कहेंगे कि ये क्या है, t1 है, ये क्या है, t2 है, और ये क्या हो गया, t3। तो आप जानते हैं ना d बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है बच्चों, डी बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1 और बराबर T3 माइनस T2 होता है। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए यहां लिखेंगे 3p+1। ध्यान से बारीकी से हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं जो नहीं पढ़े थे, जो पढ़े थे उनके लिए भी काम कर रहे हैं, ताकि उनको एकदम आसानी से सरल भाषा में समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ, गुड। तो 3p+1 और माइनस कर लेंगे हम लोग कितना, p+1 कर लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो T3 6p-1 हो जाएगा, और क्या करेंगे इधर में 3p+1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करने चलेंगे तो 3p+1 हो गया, माइनस p माइनस प्लस -1 हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया क्या है
माइनस यहाँ है, तो 6p माइनस वन, अब यहाँ हो गया -3p और माइनस प्लस माइनस -1। ठीक है, 3p में से 1p घट गया तो यहाँ बच गया 2p। ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया। 6 में से 3 घट गया तो इधर हो गया 3p और माइनस माइनस -2 हो गया। इधर में है 3p, इधर में है 2p, अगर इसको इधर भेजते हैं तो 2p और माइनस जो है 3p और बराबर -2। 3p में से 2p घटाइएगा तो p बचेगा माइनस में और इधर -2, माइनस से माइनस कट गया, मतलब p बराबर कितना आया 2। ठीक है, तो p बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान में रखना है, अगर ये क्वेश्चंस पूछा जाए तो दो चीज़ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दो चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक तो ये आंसर जो है आपका आया, ठीक है, एक तो ये आंसर आया। गलती से जब यहाँ पर x वाला आता है, x वाला आता है तो एक आंसर 3 आता है और x p वाला आया तो इसका आंसर कितना आया 2 आया। ये दो चीज़ ही पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, सॉल्व करके ही आंसर देने हैं और सॉल्व करके आंसर दीजिएगा तो ही बन पाएगा। ठीक है, तो ही यह बन पाएगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए ये बातें समझ में आया कि नहीं आया। 5वें क्वेश्चन तक हम लोग चले गए। ठीक है, 5वें क्वेश्चन तक चले गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बनाते चलना है ताकि आपको किसी प्रकार से जो है दिक्कत नहीं हो। ठीक है, किसी सर फ्रेश नहीं दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है, बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है, बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा गया 6 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दोनों जो है वो क्या है आपका समरूप है। बी सी जो है 3 सेंटीमीटर है, ई एफ जो है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर है, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, एरिया ऑफ जो है त्रिभुज ए बी सी और बट्टा जो है एरिया ऑफ जो है त्रिभुज डी ई सी। ठीक है, डी ई एफ है, तो डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो बी सी बट्टा जो है ई एफ का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये जो दिया गया है वो 54 सेंटीमीटर दिया गया है और नीचे जो है एरिया ऑफ जो है त्रिभुज डी ई एफ है और इधर जो है बी सी का वैल्यू जो है 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर जो है 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर जो है 16 हो जाएगा। तो ये कोना कानी गुना करेंगे तो एरिया ऑफ जो है एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ जो है वो क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं आपका 54 गुना जो है 16 हो जाएगा और बट्टा में 9 आ जाएगा, 9 छक 54, 16 9 144 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 144। आंसर नहीं है क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ बी सी का स्क्वायर बट्टा ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, बी सी का स्क्वायर बट्टा ई एफ का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो गया और इधर में दिया गया है 54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 54 गुना 16, 54 गुना 16 बट्टा 9 आ गया, 9 से सॉरी 16 तक 96 यहाँ लिखना है, हमसे लिखा गया 144, कह रहे हैं कहाँ आंसर गायब हो गया। ठीक है, सॉरी, तो ये जो है 96 जो है B4, यहाँ B4 बिहार जो है आपका आंसर है। ठीक है, B4 बिहार जो है इसका करेक्ट आंसर है, 96 आएगा। ठीक है, 96 इसका करेक्ट आंसर होगा, तो 96 पर आप ध्यान देंगे, 96 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए इसी के साथ जो है, ठीक है, इसी के साथ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये देखिए, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है। y अक्ष पर किसी बिंदु का, सर थेल्स परिमेय का है क्या, नहीं नहीं थेल्स परिमेय, हाँ हाँ थेल्स परिमेय पर ही आधारित था, वो जो था ना थेल्स परिमेय पर, लेकिन थेल्स परिमेय से आगे एक और थ्योरम पढ़ना है जो हम लोग समरूपता का पढ़ेंगे, तो वो समरूपता पर बेस्ड था। ठीक है, वो समरूपता पर बेस्ड था। ठीक है, हाँ ठीक है, आइए
तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा? तो y अक्ष पर बोला गया ना, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही y अक्ष पर पूछा जाए तो इसके उल्टा कर देना है, मतलब x अक्ष वाला 0 हो जाएगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? आपको पहले ही बताए हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा अगर y अक्ष होगा, ठीक है, क्या बोले, y अक्ष होगा तो उसका जो आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है, y अक्ष पर अगर कोई बिंदु जो है बिंदु का रूप क्या होगा, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर C जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, प्यारा सा क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको आता है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन जो है देखिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यहाँ कहता है कि साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा? बताइए, सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1/2। अब प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो आपको याद आ रहा होगा, साइन 30 डिग्री 1/2 तो कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ठीक, बहुत अच्छा, √3/2 हो गया और प्लस कॉस 60 डिग्री का 1/2 हो गया। अब देखिए ये था ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस √3/2 है और माइनस √3/2 और माइनस प्लस -1/2, इससे ये क्या हो गया? कट गया। ठीक है, इससे ये कट गया और 1/2 से 1/2 कट गया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 0। और ये जो है 8.4 का 8.4 बोल रहे हैं, ठीक है, 8.3 का जो है क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी फॉर बिहार जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बी फॉर बिहार जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, बी फॉर बिहार जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, बनाते चलना है, बनाते चलना है, बोले ना, बनाते चलना है, लड़ते चलना है, मेरे साथ चलना है। जो हिम्मत रखेगा ना वही पहुंच पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझते चलना है। ठीक है, हमको अगर क्वेश्चन को फास्ट में लेके चलना रहता तो हम तक अब तक चले गए रहते, लेकिन हम फास्ट में नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन को समझाते हुए जाएंगे, पूरे कवर करेंगे, लेकिन समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, कमेंट आपका देख रहे हैं, दिख रहा है, ठीक है, कमेंट दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है हमें। एक पासे को, आप लोग इसका आंसर बताइए, एक पासे को फेंकने पर संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता, तो संख्या 4 या 5 आएगा तो ये तो दो गो कंडीशन हो गया ना, दो गो कंडीशन हो गया। और एक पासे को फेंकने में, एक पासे को फेंकने में जो है, एक पासे को फेंकने में कितना, बोलिए, एक पासे को फेंकते हैं तो 6 कंडीशन बनता है, और ये कट गया तो कितना आ गया? 1/3 आ गया। तो पासा पर क्वेश्चन आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पासा वाला क्वेश्चन तो आपको अच्छे से बता दिया, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही आंसर आया। हाँ बिल्कुल, हाँ बालक एकदम बिल्कुल सही आंसर आया 1/3। हमारे लिखने के पहले आप हमारे साथ चलिए, लड़िए, और फिर देखिए एकदम 100% श्योरिटी के साथ जो है आपके स्कोर बनेंगे। ठीक है, स्कोर बनेंगे। आइए, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने पर पहुंच गए? तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कहता है, देखिए, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या जो है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या जो है 3r है और उसकी परिमिति क्या होगी? तो आप बताइए पहले कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है या परिमिति क्या होता है? अर्धवृत्त का जो है परिमिति क्या होता है, बताइए तो सभी लोग। अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है? अर्धवृत्त का जो है परिमिति क्या होता है, बताइए। अर्धवृत्त का जो परिमिति है वो क्या होता है? सभी लोग जरा लिख करके बताइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन जरूर होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कि क्या होगा, पाई आर प्लस 2r बताया था, पाई आर प्लस 2r बताया था। तो पाई के जगह तो पाई ही रहेगा, आर के जगह अब कितना रखना है? 3r रखना है। 3r हो गया प्लस 2, और r के जगह जो है 3r रखेंगे, तो कितना हो जाएगा? तो 3 पाई r प्लस 3 दूना 6r हो जाएगा। देखिए कौन सा आंसर है,
3 पाई आर प्लस 6 आर जो है कौन सा आंसर है, आप लोगों को पता चल गया कि इसका कौन सा बिल्कुल सही, बिल्कुल बी फॉर बिहार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी फॉर बिहार जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस बात को ध्यान में रखना है, बी फॉर बिहार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए प्यारे बच्चे, यहाँ तक अगर ये सॉल्व हो गया तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो, और में ध्यान रखना है जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धवृत्त का परिमाप, तो जल्दी से जो है 2 पाई आर बटा 2 नहीं कर दीजिएगा, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है ये भी बात सीख लीजिए, क्योंकि ये जो है वृत्त है और ये आपका पार्ट्स है, तो यहाँ पर अर्धवृत्त में ये भी जोड़ा जाता है, ठीक है, ये पार्ट भी जोड़ा जाता है, ठीक है, यहाँ पर 2r जो है जोड़ा जाता है, ठीक है, इसलिए जो है ये आपका पाई आर प्लस 2r होता है। ठीक, आइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ हाँ, 9 का 1/3, 9 कहाँ गया, कोई 9 का बता रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर है कि इक्वल टू 0 है, तो मूल क्या होंगे? ठीक है, तो एक बात देखिए ज़रा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो माइनस क्यू स्क्वायर है, तो प्लस में आएगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टा जो है ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है ना, आपको पता है ना कि एक्स जब भी मूल निकालने का काम करते हैं प्यारे बच्चों, जब भी मूल निकालने का काम करेंगे तो ये जब भी जाएगा तो ये रूट में जाएगा और प्लस माइनस के साथ जाएगा, ठीक है, तो क्यू स्क्वायर और ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जब आंसर निकालेंगे तो क्यू बाई जो है ए स्क्वायर जो है पी स्क्वायर, सॉरी क्यू बाई ए इंटू पी निकलेगा, और वो भी प्लस माइनस के साथ। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर फंसाने की कोशिश करेगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, सेम वही वाला है जैसे इसी पर आधारित पूछा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 है, तो आप झट से इसका आंसर अब दे पाइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कि आप लोग आंसर देते हैं कि नहीं। हाँ, 11 क्वेश्चन ही कहाँ दिख रहा है, 11 क्वेश्चन कहाँ दिख रहा है प्यारे बच्चे, यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर दिख जाएगा, ठीक है, फिर दिख जाएगा। आइए, ठीक है, हाँ, तो ये और इसका आंसर बता दीजिए आप लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फिर हम आगे की क्वेश्चन पर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करेंगे, ठीक है। हाँ, आप लोग चाहे तो थोड़ा सा जितने लोग देख रहे हैं वो लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, हमें ज़्यादा नहीं बोलना है, आप थोड़ा सा अगर लाइक और शेयर कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बिंदु ए कॉस थीटा 0 है और 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी क्या है। प्यारे बच्चे, आपको पता होगा कि दूरी सूत्र जो है क्या कहा गया था। दूरी सूत्र की बात करते हैं, दूरी सूत्र जो है क्या कहा गया था, तो ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर होता है रूट अंडर जो है क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं x2 के जगह, तो यहाँ 0 है तो 0 माइनस जो है क्या हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, a cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y2 जो है a साइन थीटा का a साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर से रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, ऊपर से जो है रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो यहाँ a cos थीटा है, तो a cos थीटा को हम लोग a cos थीटा लिखेंगे यहाँ पर, और सीधे हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि 0 से 0 तो गायब हो जाएगा, और यहाँ से a स्क्वायर जो है कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो इधर में क्या बच जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्यारे बच्चे क्या होता है, तो 1 होता है, मतलब a स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका फाइनल आंसर a आ जाएगा। और देखिए a जो है कहाँ आंसर है, तो a जो है a फॉर
एप्पल जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, एक ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चंस जो है फंसाने के लिए आपको पूछा जाता है, मैंने बारीकी से बना दिया है। ये क्वेश्चन दिक्कत नहीं होने चाहिए, आप अच्छे तरीके से कॉपी में नोट कीजिएगा और फिर जो है आप बना लीजिएगा, ठीक है। हम एक एक करके बनाते जा रहे हैं, आसानी से बनाते जा रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। आइए आगे चलते हैं। आगे जो है स्टैटिक्स का क्वेश्चन दिया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, तो आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि वर्ग अंतराल 15-25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। अगर वर्ग चिन्ह पूछा जाता है तो प्यारे बच्चे वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा जो है वो 2 होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो 15 है तो 15 उच्च सीमा बोले तो आप 25 प्लस जो है 15 कर दीजिए, बट्टा में 2 कर दीजिए। 25 और 15 30 और 10 40, 40 बट्टा 2 कर दिए। आपका आंसर जो है कि 20 आ गया। अब बताइए इसमें से कौन आंसर सही है, तो आप सभी लोग आंसर कर पाएंगे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका क्या आंसर सही होगा, तो बी फॉर बिहार जो है इसका सही आंसर होगा। बी फॉर बिहार जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। बी फॉर बिहार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए प्यारे बच्चों इसी के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है, फिर भी आपको बताएं ताकि आपको दिमाग में आ जाए। वर्ग अंतराल 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 के वर्गों की लंबाई क्या है। आप आसानी से इस क्वेश्चन को देख करके आंसर दे सकते हैं, इसमें ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है कि इसके बीच का कितना का अंतर है, ठीक है। तो 5 में से 2 घटाइए 3 और यहाँ पर 3 आंसर हो गया, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। समय को भी ध्यान में रखना है, थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे। ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10
हेलो। ओके। ओके, आ जाइए। साउंड क्लियर हो गया, साउंड आ गई होगी, ठीक है। सर अब आ रहा है आवाज़? ओके ओके, चलिए। तो क्लियर हो गया। जैसे प्रॉब्लम्स होगा तो बैटरी उसकी डाउन हो गई, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस हमारा बन गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो a बराबर 10 आ गया। आइए, समीकरण नेक्स्ट है। सेम समीकरण नेक्स्ट में कहा गया समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 है, और यहाँ पर जो है 5x प्लस के वाई बराबर 15 है, कि अनगिनत हल है। अगर अनगिनत हल है तो फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिए, और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। तो x प्लस 2y है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 1/5 इक्वल टू 2/k बराबर हो जाएगा 3/15। अब क्या होगा, अनगिनत हल है, अनगिनत एक्चुअली में बात क्या था ना कि ये सब सिस्टम जो है कि रुक गया था ना, क्लास नहीं चल रही थी, जैसे कारण ये पता नहीं चला कि कौन कौन सा कितना चार्ज है, कितना चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आइए, तो इसके क्या हो जाएंगे, इसके जो है आंसर क्या हो जाएंगे। तो आपका इसका करेक्ट आंसर जो है प्रतिच्छेदी होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए इसी के साथ जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस जीरो है और मूल जो है बराबर हो, तो बराबर होता है तो क्या है, तीन कंडीशन होता है। डी बराबर जो है वो जीरो हो जाता है, और डी का वैल्यू क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो होता है, तो ये मूल्य बराबर माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी स्क्वायर यहाँ माइनस में है, तो इधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 4ac। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। अब हाँ, चलिए डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल एकदम आप लोग एकदम बिल्कुल सही चल रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर बात करें 19 नंबर पर। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के लिए बी स्क्वायर लेस देन 4ac है, मतलब डी का मान जो है लेस देन जीरो हो गया,
ठीक है, बी तो मूल क्या होंगे? तो देखिए ये जब d बराबर जीरो होते हैं, d बराबर जीरो होते हैं तो मूल इसके वास्तविक, मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, मूल वास्तविक और क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। और d जो है ग्रेटर देन जीरो होगा तो मूल क्या हो जाएगा? मूल जो है वास्तविक और असमान होगा, मूल जो है वास्तविक, वास्तविक और क्या होगा? असमान होगा। लेकिन यही बात जो है d लेस देन जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा, हाँ अवास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवास्तविक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी आंसर जो हो जाएगा, सी हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। अवास्तविक का मतलब होता है काल्पनिक। क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। यह बात याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन कहता है 20 नंबर, कहता है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का तीसवा पद क्या है? ठीक है, तो तीसवा पद, यह एपी का क्वेश्चन है, 10 7 4 का तीसवा पद क्या है? तो यहाँ पर ए बराबर जो है, ए बराबर जो है 10 है, ठीक है, और डी बराबर जो है 7 में से 10 घटाइएगा तो -3 आएगा। तीसवा पद पूछा गया है तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये आपका किसका फॉर्मूला है? तो आपका एपी का फॉर्मूला है। तो ए के जगह कितना रखिएगा प्यारे बच्चे? तो 10 प्लस और यहाँ पर हो गया एन के जगह 30 माइनस 1 और डी के जगह -3। तो यहाँ हो गया 10 और प्लस 30 में से 1 घट गया 29 गुना -3, 29 में यहाँ कीजिएगा तो ये हो जाएगा 87 और ये आपका -77 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं, हाँ बिल्कुल सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है -77। तो ये आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, -77 जो है इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर साउंड प्रॉब्लम होगा तो हमें बता देंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल यहाँ पर -77 जो है इसके करेक्ट आंसर आ गए। तो यहाँ पर ये देखने को मिला। यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। समांतर श्रेणी इतना इतना का 10वां पद क्या है? तो 10वां पद पूछा गया है तो ए बराबर कितना है? -3 है। प्यारे बच्चे ए बराबर कितना है? -3 है। तो ए जो है -3 है। फॉर्मूला क्या है? ए 10वां पद पूछा गया है तो ए बराबर हो गया आपका -3। डी बराबर क्या हो जाएगा? तो -1/2 माइनस माइनस प्लस जो है 3 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 1/2 प्लस जो है 6 हो जाएगा। मतलब 6 में से घट गया 5/2 जो है आपका क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 10वां पद पूछा गया है तो फॉर्मूला लिखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा और बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हाँ बारीकी से जो है समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ए प्लस क्या हो जाएगा? ए जो है -3 प्लस एन जो है कितना है? तो आपका जो है 10 और -1 इंटू डी कितना हो जाएगा? तो 5/2 हो जाएगा। तो -3 और प्लस 10 में से घट गया 9 और 9 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -3 और प्लस 9 बचे 45, 45/2 हो गया। और इधर में जब सॉल्व करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 45/2, मतलब ये कितना आ गया? आपका 39/2 आ गया। मतलब 19 दूना 38, 19.5 जो है करेक्ट आंसर होगा। क्या यहाँ तक दिख पा रहा है सभी को? सभी को दिख पा रहा है? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका ए जो है करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आइए। अब यहाँ से कुछ हल्के प्रश्न आ रहे हैं, समय को बचत कराएगा। जल्दी से हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख लेना है, लिखते हुए चलना है। अगर जहाँ दिक्कत हो वहाँ रोक लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, और रोक करके पूरा कंफर्म करना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को पूरा आपको सॉल्व करना है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो देखिए 49 है, इसका वर्गमूल निकल गया 7, तो ये परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये हो गया परिमेय संख्या। दूसरा ये 27 है, इसका हो गया 3√3 हो गया, ये आपका नहीं निकला। 36 का आपका 6 हो गया और 16 का 4 हो गया, यही आपका क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, आइए 23 नंबर क्वेश्चन है। ए जो है 2 के पावर 3 है इंटू 3 है, बी जो है 2 इंटू 3 है, यह 3 के पावर n इंटू 5 है। तो पूछा जाता है ए बी सी का एलसीएम। अच्छा, इसका एलसीएम भी दे दिया है, तो एन का मान ज्ञात करें। आप लोग से ही पूछते हैं, आप लोग जरा इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा आप ही लोग बताइए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आप ही लोग बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम जब दे दिया है मतलब तीनों को एक साथ गुना कर दिया है और पूछा है एन का मान। और एन कहाँ है? यहाँ 3 के पावर n है, तो n है 3 के पावर n। और यहाँ 3 के पावर कितना आया है? देखिए 3 के पावर कितना आया है? 2,
तो यही आपका 2 जो है आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, ये सिर्फ दिमाग का खेल है, दिमाग को लगाइए, आंसर पाइए। ठीक है, आइए इसी के साथ चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, आप सभी लोग आगे बढ़त बनाइए। ठीक है, आइए क्वेश्चन कहा गया 24 नंबर की, दो पासे को एक साथ फेंकने पर इन पासों के ऊपर होने वाली संख्याओं का योग 10 होती है, 10 होने की प्रायिकता क्या? अच्छा, दो पासे को फेंका गया, ठीक है, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। फिर बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो पासा को फेंका जाएगा तो 36 कंडीशन बनेंगे। ठीक है, और 36 कंडीशन में से ये देखना है कि जोड़ने पर भाई साहब कितना आना चाहिए, तो 10 आना चाहिए। तो ऐसे हम लोग कंडीशंस बनाए थे कि एक एक होगा, एक दो होगा, एक तीन होगा, एक चार होगा। ठीक है, एक 5 होगा, एक 6 होगा, जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। दो में जोड़िए तो दो को जोड़ने पर क्या 10 आता है, तो दो एक दो 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 तीन दो चार, दो 5 7 हो गया। ठीक है, दो 6 8 ही हुआ, नहीं हुआ। तीन से तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 8 और 3 6 9, ये भी नहीं हुआ। 4 1 4 2 4 3 4 5, ठीक है, 4 5 9 हो गया। ठीक है, 4 6 10, तो एक मिला, 4 6 10 एक मिला। फिर आपको मिलेगा 5 5 एक मिलेगा 10। ठीक है, 5 5 मिलेगा 10 हो जाएगा। फिर आप जाएंगे, जब नीचे जाएंगे तो 5 में हो गया, फिर 6 में तो 6 4 10 एक मिलेगा। ठीक है, और एक मिलेगा 3 6 9, नहीं आया, 3 ही आया। तो कंडीशन कितना है? 3 गो, तो ऊपर लिख दीजिए 3। ठीक है, और 3 से कटाइएगा तो 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन के आया। अब आपने समझा कि ये कैसे बन के आया? हाँ बिल्कुल, इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। C4 चकिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, आप सभी लोग जो है, हाँ बिल्कुल सही, आप सभी लोग जो है एकदम सही ठीक ठाक चल रहे हैं। ठीक है, आइए एकदम दिमाग लगा के चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, एक मीनार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। प्यारे बच्चों, उन्नयन कोण देखिए, ये आपको कहते हैं कि उन्नयन कोण का मतलब क्या, कि जो नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो कितना डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री, कितना डिग्री का है? 60 डिग्री। और उन्नयन कोण, यही आपका उन्नयन कोण हो जाएगा। और मीनार का ऊंचाई कितना है, तो 50 मीटर है। और 50 मीटर अगर ये हो गया तो ए बी सी आप कर दीजिए। क्या पूछा गया है कि तो मीनार की, सॉरी, ये जो है 50 मीटर है। ठीक है, तो ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, तो क्या होगा, इसका रिलेशन क्या है? P बाई बी में, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होता है, तो आप लिखेंगे BC बट्टा जो है AB। तो BC tan 60 डिग्री कितना आता है, तो √3। और BC कितना है नहीं मालूम है, AB कितना है 50, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 √3 मीटर हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो है आंसर जो है A आएगा, ए आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये है बेलन के वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल पर। क्वेश्चन कहता है कि एक बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 264 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन जो है 924 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओहो, तो एक काम कीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई आर एच होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और ये दिया है 264, ये है 900 आपका 24। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, ऊपर बचा एक आर से एक आर कट गया, तो यहाँ हो गया 2 बाई आर, और ऊपर हो गया आपका, इससे निकल के आएगा क्या, 264 और 924। ठीक है, 924 कटेगा क्या, यहाँ पर ऐसे नहीं निकाल करके, रुकिए एक मिनट, ऐसे निकालते हैं अब। ठीक है, यहाँ से आर का मान निकालते हैं, 2 पाई आर एच, तो आर का मान निकालेंगे तो क्या है, तो ये है 264, और ये आपका आर, तो एच तो दिया नहीं है, आर एच, आर भी नहीं है, एच है, काम तो वही कर रहे थे। ठीक है,
पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, एच से एच कट गया, 2/h आया। ठीक है, आर का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 264 बट्टा जो है आपका 900 कितना है, 24 है, 924 है। ठीक है, अब इससे कटाएंगे तो 924 गुना 2/264। ठीक है, 2 से कटा दिए तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 दूना 4, ये आपका कटेगा 6 से, 2 से कटाइए तो 2 से कट गया 4 से कट जाएगा, 4 तिये 12 और 4 तिये 12 और 4 तिये 12, इधर कटेगा 4 दूना 8, एक बचेगा, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 33, 231 बच रहा है। 11 से कटा है तो 11 तिया 33। ठीक है, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 3 से 3 7 21, मतलब ऊपर आ गया 7। ठीक है, तो इसलिए आर का वैल्यू जो है वो 7 आ गया। ठीक है, आर का वैल्यू कितना आया है, 7 आया है, तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। व्यास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अभी फिलहाल 7 याद रखिए। ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। अब जरा देखिए ऊंचाई हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ऊंचाई कैसे देखते हैं, तो इधर हो गया पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924, तो 22/7 गुना 7 गुना 7 एच बराबर 924। ठीक है, 7 से 7 कट गया, एच बराबर जो है 924/22 गुना 7 हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 से 11 अठे 88, 88 और 4 92, तो 11 चौका 44। ठीक है, 2 से कटाए तो 2 से 2 चौका 8 और 2 दूना 4, 7 से 7 छक 42, मतलब एच कितना आया है, 6। तो आप देखिए 6 वाला कौन है, तो यहाँ पर 7 6, तो ये आपका आया कितना 6, और ये कहा गया 14 और हो जाएगा आपका 6। तो देखिए कैसे कैसे इसको बनाना पड़ा, 2 सत्य 14 3, यानी कि 7/3, यानी 7:3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चे, डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसको बनाने में गए, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए पर ध्यान नहीं लगाइए। ठीक है, ए पर ध्यान नहीं लगाइए, हम आपको पूरा क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, हम पूरा क्वेश्चन बताएं। पहले क्या किए, 2πr/h क्षेत्रफल है तो 2πr/h πr/h कर दिए। ठीक है, अब इसके बराबर इसको कर दिए, अब इससे जो कटने वाला था कटा दिए, कटा करके सीधे आंसर आया है r बराबर 7, और 7 आ गया तो फिर πr² h बराबर हम इसको डाल दिए। जब इसको डाले हैं तो यहाँ से हम h निकाल लिए, h निकल के आया है आपका 6 सेंटीमीटर। जब 6 सेंटीमीटर आया तो कहा है कि पहले व्यास होना चाहिए, तो पहले व्यास तो 14, और ऊंचाई कितना आया है तो 6, तो 6, तो 2 से 2 सत्य 14, 2 तिया 6, 7:3, यहाँ पर 7:3 आंसर आ गया D4। हाँ D4 दरभंगा जो है करेक्ट आंसर है। आइए निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर समांतर श्रेणी की बात करें तो 4 में से 2 घटेगा तो 2, 4 में से 2 घटेगा 2 आएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। 8 में से 4 घटेगा 4 आ जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, इधर देखिए -4 में से आप ये 4 8 12, यही सीक्वेंस जो है सीक्वेंस में चल रहा है, इसलिए यही आपका क्या होगा, आपका समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, आइए यहाँ पर क्वेश्चन है अगला। देखिए ये क्वेश्चन आपको कहे थे, ये क्वेश्चन कहे थे कि बाबू देख लो, ये क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में छपता है, और यहाँ पर एग्जाम में छपा है, मतलब आपको याद हो जाएगा कि यहाँ जो है सही आंसर क्या होगा। तो ये देखिए 18 है, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2, तो 9 का कितना आ जाता है 3, तो 3√2 हो गया। और 50 है तो इसको लिखेंगे 25 गुना 50, तो ये आ गया 5√2, तो 5 में से 3 घटाएगा कितना आएगा, 2√2, मतलब आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए इसी के साथ जो है प्यारे बच्चे, आइए अगला क्वेश्चन पर 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिस किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और -11 है तो द्विघात बहुपद क्या होंगे। आपको याद होगा फार्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा x² और क्या क्या यदि द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -3 और -11 है तो दोनों को जोड़ दीजिए, -3 और -11 कितना हो जाएगा, तो 11 3 -14 हो जाएगा।
तो यहाँ लिखेंगे -14x, दोनों को गुना कर दीजिए, 11 तिया 33, माइनस माइनस प्लस 33, ठीक है। अब देखिए कहाँ पर आंसर है, -14x प्लस 33, ठीक है। माइनस में आया, ये माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो तीनों के तीनों प्लस में होना चाहिए। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, बी नहीं, ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा। हाँ अभी आपका नाम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, कुछ बातें हैं। बहुपद इतना जो है, इतना का घात क्या होगा, तो एक बार देख लीजिए, इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x³ हो जाएगा और प्लस 7x प्लस 4 हो जाएगा, तो अधिकतम घात कितना है, 3, तो इसका सही आंसर जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना है और फिर क्या कर रहे हैं, जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो 3x³ प्लस 7x प्लस 4, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, उसको गुना कर लेना है, गुना करने के बाद जो हाईएस्ट पावर होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए, साइन 91 और tan 60 cos 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ठीक है। 91 साइन 91 कहाँ से आ गया जी, साइन 91 नहीं आना चाहिए, तो ये 1 डिग्री के बराबर हो जाएगा, साइन 90 होगा, ठीक है, साइन 90 होगा, साइन 90 डिग्री